अस्थि मत्स्य के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कॉन्ड्रिप्थीस कास्ती मत्स्य। आज हम पढ़ेंगे अस्थि मत्स्य के बारे में। तो देखो, अस्थि मत्स्य और कास्ती मत्स्य दोनों जो है जब विशेष ग्रुप में मत्स्य ग्रुप में आती है, और जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी हमें करना है। तो बेसिकली जो सिमिलरिटीज है वो याद रखनी है। सिमिलरिटीज क्या है? दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होगी? स्पिंडल शेप, ताकि पानी में तैरने में आसानी रहे। पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि बीच में से मोटी होती है, साइडों से नुकीली होती है। तो वो तो इनमें भी रहेगा। तो बॉडी विशेष को बॉडी विशेष या ऑस्टियोक्टिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अंतःकंकाल बोन का बना होता है, या हम कहते हैं कि अस्थि का बना होता है, इसीलिए इनको ऑस्टियोक्टिस कहा गया। अब ऑस्टियोक्टिस और बॉडी विशेष जो होती है उनके अंदर जो एक पॉइंट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑस्टियोक्टिस के अंदर ही हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ पाई जाती हैं, हैबिटेट। जैसे उसमें हमने पढ़ा कि वो केवल दरिया में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाएगी? ये दरिया में भी होगी, मीठे पानी में भी होगी, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ नहीं हुआ? तो ऐसे आपको सोचना है। और इसके अलावा इनकी जो एग्जाम्पल्स है वो दोनों को याद रखने हैं। और भी बहुत सारे इनके डिफरेंसेज और सिमिलरिटीज भी हम डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ में। और आपको मैंने कहा है कि इनको बड़े ही सिंपल तरीके से हम लर्न रख सकते हैं। बस इतना है कि एक दो बार इनको लिखना पड़ेगा, बाकी कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा के करो, वरना तो फिर सब इधर का उधर हो जाता है। तो आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, ओके। और उनको लिख के याद रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोक्टिस का अस्थि मत्स्य की अंतःकंकाल बना होता है अस्थि का, और ये पाई जाती है दरिया में और मीठे पानी में, दोनों जगह पर। एक एक करके हैबिट के बारे में, हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक, हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ पाई जाती है? बॉडी विशेष अकर इन ऑल सोर्स ऑफ वाटर। पानी जहाँ जहाँ होता है वहाँ सब जगह पाई जाती है। फ्रेश वाटर में, सॉल्टी वाटर में, ठंडे पानी में, गर्म पानी में, ब्लैकिश पानी में, पानी के जितने भी सोर्स है उन हर जगहों पर अस्थि मत्स्य पाई जाती है, चाहे वो कीचड़ ही क्यों ना हो। ये समझ लेना बात को अच्छे से। यानी कि कास्ती मत्स्य की जब अपन ने पढ़ा था तो वो केवल दरियाई पानी में थी, लेकिन ये नदी, तालाब हर जगह पर होगी, सॉल्ट वाटर यानी दरिया में भी होंगी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। नंबर 2, मैनी स्पीसीज हैव प्रोडक्टिव स्पाइन्स और डोर्सल फिन्स। अब मैंने कहा कि मछलियों में जो मीन पक्ष होते हैं, जैसा कि हम कहते हैं, बार बार कह रहा हूँ कि ये फिन्स के नाम आपको याद रखना है। पहला फिन होता है, जैसे मछली जो है, मछली के ऊपर बीचों बीच आपने देखा हुआ है फिन होता है, पृष्ठ सतह पर ऊपर की तरफ, उसे बोलते हैं डोर्सल फिन, पृष्ठ मीन पक्ष। उसके बाद आगे 2 फिन, पीछे 2 फिन, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं वो भी नाम देख लीजिए। आगे वालों को बोलते हैं पेक्टोरल फिन, पार्श्वीय मीन पक्ष। तीसरे जो पीछे की साइड में 2 निकले होंगे उन्हें बोलेंगे पेल्विक या नितंब मीन पक्ष। और जो उनकी टेल होती है, टेल पर एक ही होता है जिसके 2 पार्ट हो सकते हैं, टेल वाले को बोलते हैं हम कोडल फिन, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए कि भाई ये 4 तरीके के होते हैं। अब कौन से कास्ती मत्स्य में होते हैं, कौन से अस्थि मत्स्य में होते हैं और कैसे होते हैं, तो हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि कोडल फिन जो है, जो पृष्ठ सतह पर जो फिन होगा उसके ऊपर प्रोटेक्टिव स्पाइन्स निकले होंगे, छोटे छोटे स्पाइन्स निकले होंगे जिनसे वो अपनी रक्षा कर सकती है, ओके। प्रोटेक्टिव स्पाइन्स, प्रोटेक्टिव मीन्स रक्षात्मक, स्पाइन मतलब नुकीले काटने वाली संरचनाएं निकली होती है। सब विशेष कैन चेंज देयर कलर, कुछ विशेष कलर चेंज कर सकती है, कुछ कैन लिव वाटर फॉर सम टाइम, कुछ पानी के बाहर रह सकती है कुछ समय के लिए, वापस अंदर आना पड़ेगा, कुछ उड़ सकती है। उड़ने वाली मछलियां भी में आती हैं, मतलब वो उड़ना बेसिकली उड़ना नहीं है, वो क्या करती है, वो बेसिकली थोड़ी देर के लिए जंप करेंगे
और काफी दूर तक ग्लाइड करती हुई फिर वापस पानी में चली जाएगी, तो हम उनको बोल देते हैं कि फ्लाइंग फिशेज है, बट वो फ्लाइंग नहीं होता, वो ग्लाइडिंग होता है एक तरह का, ओके, लेकिन बोल देते हैं कि फ्लाइंग फिश। एक होता है क्राउन ऑन लैंड, जो कीचड़ में रहने वाली होती है, वो क्या करती है, जमीन पर क्राउन करते हुए आगे चल सकती है, फिर वापस उनको पानी में तो आना पड़ेगा, लेकिन तो कहने को कहते हैं कि क्राउन ऑन लैंड कर सकती है, वाटर को थोड़ी देर में छोड़ सकती है, ठीक है, और कीचड़ में रह सकती है, उड़ सकती है, लेकिन बेसिकली रहना इनको, आना इनको किनमें है, पानी में ही है, क्योंकि मछली जल की रानी है, सब सुना ना छोटे छोटे बच्चे थे, तो मछली बिना पानी के तो नहीं रह सकती, पानी कैसा भी हो चलेगा, लेकिन रहना इनको पानी में ही है, भले ही थोड़ी देर के लिए चले गए बाहर। नंबर 3, सब फिशेस कैन चेंज देयर कलर, कुछ फिशेस में कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है। दीज आर रियर्ड इन एक्वेरियम इन हाउसेस, घरों में जो एक्वेरियम होते हैं उनमें भी इन्हें रखा जा सकता है ना। कुछ मछलियाँ होती है अलग अलग तरह की, है ना, बेटा वगैरह जिनका नाम है ना, फाइटिंग फिश, बहुत खूबसूरत होती है, एक्वेरियम में रखी जाती हैं, तो बहुत अलग अलग इनके हैबिटेट हो सकते हैं, तो ये जनरल पॉइंट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ डोर्सल, पेक्टोरल, पेल्विक और कोडल फिन, तो याद रखना जो ऑस्टरकीज होती है उनमें जो पुच्छ वाला जो मीन पक्ष होता है, पुच्छ मीन पक्ष, ये कैसा होता है, ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब समझिए, फॉर एग्जांपल जैसे पूंछ वाला मीन पक्ष है, ये बीच में से थोड़ा ऐसे होता है, ऊपर नीचे इक्वल इक्वल, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, सममित, इक्वल इक्वल साइज का दो पार्ट में ये पीछे वाला जो कोडल होगा ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, याद रखना ये। जबकि कास्टिंग मत्स्य में ये एसिमेट्रिकल होता है, मतलब एक बहुत बड़ा एक छोटा सा, तो ये एसिमेट्रिकल हो गया कि नहीं हो गया। तो कास्टिंग मत्स्य में कोडल जो मीन पक्ष होगा पूंछ वाला वो एसिमेट्रिकल होता है कास्टिंग मत्स्य में। अस्थि मत्स्य में इक्वल इक्वल बराबर बिल्कुल इक्वल इक्वल होगा, तो इक्वल इक्वल होता है तो क्या बोलेंगे उसे, सिमेट्रिकल, बिल्कुल सिमेट्रिकल। ये पॉइंट याद रखिए। दूसरा पॉइंट, डोर्सल फिन पर स्पाइन्स होंगी, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन पेयर में होते हैं, किसके अंदर, अस्थि मत्स्य में, जबकि उनके अंदर अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिए। डोर्सल फिन जो पृष्ठ मीन पक्ष होता है ये कास्टिंग मत्स्य में दो होते हैं, अस्थि मत्स्य में केवल एक होता है, तो ये भी अपन डिफरेंसेस में याद रखने वाली बातें याद रखिएगा इसे। डोर्सल फिन ऑस्टरकीज के अंदर सिंगल, उनमें कास्टिंग मत्स्य में डबल, पेक्टोरल और पेयर्ड फिन ये दोनों पेयर्ड होते हैं, जोड़ी में होते हैं, किसमें, ऑस्टरकीज में, जबकि उनमें कैसे होंगे, नॉन पेयर। ओके, चलिए ये तीनों पॉइंट याद रखना। डोर्सल फिन कास्टिंग में कैसा, डबल, अस्थि मत्स्य में कैसा, सिंगल, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन अस्थि मत्स्य में कैसा, पेयर्ड, जबकि कास्टिंग मत्स्य में कैसे, नॉन पेयर्ड। कोडल फिन अस्थि मत्स्य में कैसा, सिमेट्रिकल, कास्टिंग मत्स्य में कैसा, असिमेट्रिकल। ओके, ये मैंने फिन वाला पॉइंट क्लियर किया, हालांकि इन्होंने नहीं दिया, फिर भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। बिल्कुल सिंपल, जैसा आपने पहले भी पढ़ा है कि कास्टिंग मत्स्य जो होती हैं वो वातावरण के अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकती। जैसे वातावरण का टेम्परेचर चेंज होगा, इनके अंदर का भी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, तो इनमें भी ऐसे ये सेम कैरेक्टर है दोनों का, कि अस्थि मत्स्य जो होंगी इनके अंदर भी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है, ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर इज वेरिएबल, और इस तरह के प्राणी को क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या एक्टोथर्मल एनिमल्स, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड, एक्टोथर्मल या पोइकिलोथर्मल, तीनों एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही होता है, असमतापी। तो कई बार गुजराती मीडियम की कई सारी बुक्स में पोइकिलोथर्मल को डायरेक्ट पोइकिलोथर्मल लिखा हुआ है, याद रखना है ये कोई भी, पोइकिलोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड, असमतापी, एक्टोथर्मल सब एक ही बात है।
इसका मतलब सिंपल सा है कि इनका बॉडी टेम्परेचर वातावरण के अनुसार चेंजेस होता रहता है। हायर एनिमल्स की तरह नहीं है, हमारी तरह नहीं है। हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड में क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहेगा, चाहे वातावरण का टेम्परेचर कुछ भी चेंज होता रहे। ओके, चलिए ये सिंपल सा पॉइंट था, हमने क्लियर किया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी फॉर्म। हम जानते हैं कि मछली की बॉडी किस तरीके की होती है, बीच में से मोटी, साइडों से पतली, है ना। इसी शेप को क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। स्पिंडल का मतलब क्या होता है, स्पिंडल मतलब जो आगे और पीछे से क्या रहे, नुकीले, बीच में से मोटे, ताकि उनको तैरने में जो प्रतिरोध होगा वो कम होता रहे। तो बॉडी की शेप इस तरीके की होती है कि ताकि जब ये वाटर में मूवमेंट करेगी तो उसको आसानी रहे, फैसिलिटेट मूवमेंट थ्रू द वाटर। बॉडी इज ऑफन स्पिंडल शेप टू फैसिलिटेट मूवमेंट थ्रू द वाटर। मीन्स वाटर में तैरने में आसानी बनाए रखने के लिए इनकी बॉडी शेप स्पिंडल शेप होती है। बॉडी के वही 3 पार्ट जो अपन ने कास्ती मत्स्य में पढ़े थे वही अस्थि मत्स्य में होगा। क्या क्या है, हेड, ट्रंक एंड टेल। सिर, धड़ અને पूंछ। आगे वाला पार्ट सिर, बीच वाला पार्ट धड़ और पीछे वाला पार्ट पूंछ। ठीक है, ये तीनों पार्ट उसमें भी थे, इसमें भी सेम है। नेक उसमें भी एब्सेंट, इनमें भी एब्सेंट। दोनों पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, हम देख के पता लगा सकते हैं कि भाई इनके बॉडी को 3 भाग में बांटा गया है, सिर, धड़ और पूंछ। ठीक है, देखिए इसमें दिखाया हुआ है डोर्सल फिन 2 है, हाँ कि सिंगल है। अस्थि मत्स्य है तो सिंगल होगा, तो ये सिंगल है। ये फिन रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, डोर्सल फिन नहीं है। इधर देखिए पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन, ये भी डबल होते हैं। इधर यहाँ पर कोडल फिन। ओके, ये माउथ देखिए इनका टर्मिनल है, जबकि उनका माउथ कैसा था, वेंट्रिकल, नीचे की साइड। इनका माउथ टर्मिनल, आगे की साइड है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है अपेंडेजेस, उपांग। जैसा अभी हमने डिस्कस किया फिन्स, फिन्स ही इनके उपांग होते हैं। तो फिन्स आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस फिन रेज। फिन के चारों तरफ कास्ती के बने हुई छोटी छोटी फिन रेज होती हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं। फिन्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, बता दिए हमने। नाम क्या है, सबसे पहला वाला डोर्सल फिन, आगे वाले 2 पेक्टोरल फिन, पीछे वाले 2 पेल्विक फिन और पूंछ वाला कोडल फिन। ठीक है, तो फिन्स आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस और बॉनी फिन रेज। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स एक्ट एज बैलेंसर। जब ये तैरेंगे, जैसा कि हमने कहा कि अस्थि मत्स्य के अंदर क्या पाए जाते हैं, वाताश्य। तो ये उनके अंदर क्या भर लेती है, हवा भर लेती है। हवा भर लेती है तो ये इस जिस जगह पर तैर रही है वहां पर अगर ये रुकना चाहे तो रुक कर वहीं पर कंटिन्यू बनी रहेगी, नीचे डूबेगी नहीं। अस्थि मत्स्य की खास बात, कास्ती मत्स्य डूब जाती है क्योंकि उनमें वाताश्य नहीं होती। तो अब ये रुकेंगे तब तो एक जगह रुकेंगे ना, तो रोकने के लिए ब्रेक्स लगाना जरूरी है। तो ब्रेक का काम कौन करते हैं, ब्रेक्स ड्यूरिंग स्विमिंग इज कंट्रोल्ड बाय पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। पेक्टोरल पेल्विक फिन एक जगह इनको बैलेंस बनाएंगे, तैरने में बैलेंस बनाएंगे, प्लस अगर इनको रुकना है ब्रेक्स तो उसके लिए भी मदद कौन करेंगे, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स एक्ट एज बैलेंसर एंड ब्रेक। बैलेंसिंग और ब्रेकिंग दोनों का काम। ब्रेक का मतलब क्या है, तिरते तिरते रुकना है, ब्रेक लगाना है, तो भी ब्रेक किससे लगेंगे, पेक्टोरल और पेल्विक फिन उसका काम करेगा ड्यूरिंग स्विमिंग। पेल्विक फिन, अब देखो वही बात आ गई, pelvic fin leg the clasper in both sexes. Means हमने कहा था कि कास्ती मत्स्य के अंदर जो मेल होते हैं उनमें कोपुलेटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्शन के समय कोपुलेटरी ऑर्गन होता है क्लैस्पर। ये क्लैस्पर क्या करता है, फीमेल को इन होल्डिंग करने का काम करता है, फीमेल को पकड़े रखने का काम करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोपुलेशन, जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो उस समय ये फीमेल को पकड़ने का काम करेगा। तो वो कास्ती मत्स्य में तो था, यहाँ नहीं होगा। और ये कहाँ होता है क्लैस्पर, पेल्विक फिन पर। तो इनके पेल्विक फिन पर कोई क्लैस्पर या कोई कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। याद रखिएगा, कोपुलेटरी ऑर्गन जिसका नाम है क्लैस्पर
is absent in most of these। अस्थि मत्स्य में कॉपुलेटरी ऑर्गन प्लेस पर एब्सेंट होता है, लैक होता है, याद रखना है। जबकि काष्ठी मत्स्य में ये प्रेजेंट था। दोनों के कंपैरिजन करके याद रखिए, जो जो हमने पढ़े वही सारे पॉइंट आ रहे हैं कि वो कौन सा प्रेजेंट होगा, कौन सा किसमें मॉडिफाई हुआ, वही सब कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। अपेंडिजेज में ही देखिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको, डोर्सल फिन जो पृष्ठ मेल पक्ष होता है वो इनमें सिंगल होता है, जबकि काष्ठी मत्स्य में डबल होता है ना। याद रखिएगा, सिंगल डोर्सल फिन इज प्रेजेंट, कॉडल फिन इज यूजुअली सिमेट्रिकल। हमने बोला है कि कुछ जो मेल पक्ष होगा वो इनमें सिमेट्रिकल होता है, जबकि काष्ठी मत्स्य में एसिमेट्रिकल होता है। टेल हेल्प्स टू प्रोपेल द फिश बाय इट्स लेटरल मूवमेंट एंड पेयर्ड फिन्स प्रोवाइड द फाइन कंट्रोल। मीन्स क्या हुआ, टेल के ऊपर जो फिन होगा, टेल वाला जो कॉडल फिन होगा, वो इनको पानी में जब ये मूवमेंट कर रही है तो दिशा में परिवर्तन करना है, तो कॉडल फिन के थ्रू ये अपनी दिशा में परिवर्तन कर पाती है। प्रोपेल द फिश, फिश को एक से दूसरी जगह पर प्रोपेल करने में, डायरेक्शन चेंज करने में, लेटरल मूवमेंट में ये हेल्प करेगा टेल वाला कॉडल फिन। एंड पेयर्ड फिन जो होंगे वो जब ये मुड़ेगी तो उसको बैलेंसिंग बनाए रखने के लिए, फाइन कंट्रोलिंग देने के लिए क्या मौजूद होंगे इनमें, पेयर्ड फिन्स, जिन्हें क्या बोला हमने, पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन। पेक्टोरल यानी कि पार्श्व फिन और पेल्विक मींस नितंब मीन पक्ष। ओके, चलिए तो ये तीनों फिन्स के काम यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्कीम। इसकी स्कीम कैसी होगी, उसमें भी हमने स्कीम पढ़ा था। उनकी स्कीम किस प्रकार की थी, इनकी स्कीम किस प्रकार की है, देखिए जरा ध्यान से। उनकी स्कीम में भी म्यूकस ग्लैंड थी, श्लेष्मीय ग्रंथियां थी, जो उनकी स्कीम को कैसे बनाती है, लसलसा बनाती है, श्लेष्मीय बनाती है। लेकिन उनके जो स्केल्स थे वो प्लेकोइड स्केल्स थे। उनके जो भिंगड़ा थे वो प्लेकोइड भिंगड़ा बोलते हैं उनको। यहाँ पर जो भिंगड़ा होंगे, यहाँ पर जो स्केल्स होंगे, उनके नाम याद रखिएगा, साइक्लोइड, टिनोइड और गेनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट। ये नाम आपको याद होने चाहिए, साइक्लोइड, टिनोइड एंड गेनोइड। तो इनमें भी मेनली साइक्लोइड और टिनोइड, ये दो याद होने चाहिए। साइक्लोइड और टिनोइड टाइप ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट। स्केल्स का काम क्या है, पहले ही पढ़ चुके हैं, इम्परमिएबल टू वाटर। जो वाटर होगा उसके लिए ये इम्परमिएबल बनाएंगे इनको, ताकि वाटर ना एंटर कर सके, ना एग्जिट कर सके, ना अंदर आ सके, ना बाहर जा सके। देखिए स्केल्स का काम है इम्परमिएबल टू वाटर। वाटर जो है जब ये मेराइन में रहेंगे तो वाटर अंदर एंटर कर सकता है, तो उस एंट्री ऑफ वाटर को भी रोकेगा। और अगर ये फ्रेश वाटर में चले गए, मीठे पानी में चले गए, तो वाटर बाहर निकल सकता है, की जगह पर वाटर एंटर हो सकता है। तो एंटर को भी रोकना है, एग्जिट को भी रोकना है, तो दोनों तरीके में क्या हेल्प करेंगे, स्केल्स हेल्प करेंगे। द रिड्यूस द वाटर लॉस इन मेराइन एनवायरनमेंट, क्लियर लिखा हुआ है कि वाटर एग्जिट होगा तो वाटर लॉस होगा। मेराइन एनवायरनमेंट यानी दरियाई वातावरण में उसको ये रोकेगा, रिड्यूस द वाटर लॉस एंड रिड्यूस द एंट्री ऑफ वाटर इन फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में तो एंट्री को रोकता है, जबकि मेराइन एनवायरनमेंट में लॉस को रोकता है, यानी एग्जिट को रोकता है। दोनों ही कारण जो है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये क्या है, इम्परमिएबल टू वाटर, यानी कि ये पानी में इम्परमिएबल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इनको इम्परमिएबल बनाने का काम इनके स्केल्स करते हैं। स्केल्स स्किन पे पाए जाते हैं। ओरिजिनेट किससे होते हैं, डर्मिस से होते हैं, जबकि म्यूकस ग्लैंड एपिडर्मल ओरिजिन की होती है। दोनों पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल याद रखना है। इम्परमिएबल टू वाटर मेराइन होंगे, तो मेराइन ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो आपने पढ़ा है डिफ्यूजन के अंदर, है ना, प्रसरण विसरण ये पढ़े हैं अपने, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक। तो बताइए मेराइन वाटर कैसा होता है,
हाइपरटोनिक। तो जब हाइपरटोनिक वाटर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू देयर बॉडी, तो आप बताइए वाटर किधर से किधर एंटर करेगा? अगर इनका बॉडी में जो फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक हो तो वाटर एंट्री करेगा हाइपरटोनिक से अंदर की तरफ। ठीक है, ध्यान रखना है। मेराइन इन्वॉल्वमेंट में वाटर लॉस को रोकेगा, क्योंकि मेराइन वाटर हाइपरटोनिक होता है, साल्ट ज़्यादा वाटर कम, इधर वाटर ज़्यादा सॉल्ट कम, तो वाटर किधर से किधर मूव करेगा? हाइपरटोनिक टू हाइपरटोनिक, तो इधर से इधर मूव करेगा, यानी वाटर लॉस होगा। ये अगर मछली का बॉडी है तो मछली का बॉडी मेराइन वाटर के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक होगा तो वाटर निकल सकता है, वाटर लॉस हो सकता है बॉडी से। तो वाटर लॉस को रोकने के लिए स्किल्स काम करेंगे, क्योंकि ये वाटर को निकलने नहीं देंगे। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो फ्रेश वाटर में हो जाएगा। फ्रेश वाटर में सॉल्ट की मात्रा कम, ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेश वाटर, इनका बॉडी कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। तो वाटर क्या होगा? एंट्री करेगा। तो एंट्री को भी रोकना है, ज़्यादा मोटे हो जाएंगे तो फट जाएंगे। दोनों तरीके से आपको याद रखना है कि दोनों ही तरीके से इनको बचाए रखने का काम कौन करता है? स्केल्स, भिंगड़ा करते हैं। और भिंगड़ा के नाम याद रखना है, साइक्लोइड और टिनोइड। जबकि उससे पहले वाले कौन सा था? प्लेकोइड। दोनों में डिफरेंसेस याद रखिए। वहाँ पर वो जानबूझ के देगा प्लेकोइड स्केल्स, गड़बड़ हो गई। प्लेकोइड स्केल्स अगर आपने अस्थि मत्स्य में लिख दिया तो गलत। साइक्लोइड या टिनोइड स्केल्स में पाए जाएंगे, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला कैरेक्टरिस्टिक में चलते हैं। स्किन के बारे में डिस्कशन हो गया कंप्लीट। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए एंडोस्केलेटन, अंतःकंकाल। अंतःकंकाल जो कि इनकी बॉडी का शेप बनाए रखेगा, वो किसका बना होता है? जैसा कि नाम से पता है, अस्थि बल से बोल रहे हैं तो कंकाल किसका बनेगा? अस्थि का, है ना? कंप्लीटली बॉडी एंड हेंस द नेम ऑफ द क्लास। इसीलिए इस क्लास का नाम क्या है? अस्थि मत्स्य। तो एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? अस्थि का बना होता है। जबकि कास्थि मत्स्य में किसका बना था? कास्थि का बना था, इसलिए उसका ग्रुप का नाम क्या था? कास्थि मत्स्य। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। एंडोस्केलेटन ऑलवेज कंप्लीटली बॉडी, यानी अस्थि का बना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंस। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ आता है कि नहीं आता? माउथ से ही स्टार्ट होगा एलिमेंट्री ग्राम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माउथ, एलिमेंट्री ग्राम एंड एनस। ठीक है, तो वो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। देखते माउथ कैसा है। माउथ इज टर्मिनल। इससे पहले वाले में हमने कहा था माउथ इज वेंट्रल, माउथ नीचे की साइड होता था उसमें। ठीक है, इस जगह पे माउथ था, जबकि इनका माउथ कहाँ है? टर्मिनल, अग्रसर, बिल्कुल टर्मिनल शेप में अग्रवर्ती होता है इनका माउथ, जबकि उनका कैसा था? वक्षीय, वेंट्रल साइड में था। ठीक है, तो इनका माउथ टर्मिनल है। जबकि कास्थि मत्स्य में हमने क्या पढ़ा था? माउथ इज वेंट्रिकल, यहाँ कैसा है? टर्मिनल। दोनों याद रखिएगा। एलिमेंट्री के नाम, अब पूरी पाचन मार्ग चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ओपन किसमें होगा? वहाँ ओपन हुआ था, अवसारणी कहा था। यहाँ ओपन होगा तो एनस बोल रहे हैं। वहाँ अवसारणी क्यों कहा था? क्योंकि वहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उसी में बोल रहा है। यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग अलग है, इसीलिए क्लोएका नहीं बोला है। देखो लिखा है क्लोएका इज एब्सेंट। अवसारणी नहीं बोलेंगे, एनस ही बोलेंगे, मलाशय ही बोलेंगे, क्योंकि केवल एलिमेंट्री के नाली ओपन हो रही है वहाँ पर। और वहाँ जो कास्थि मत्स्य की बात किए थे, तब हमने कहा था कि उसमें एलिमेंट्री के नाम तो ओपन हो ही रही है, साथ साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ओपन हो रहा है। तो उसको क्या कहा था? अवसारणी। अवसारणी इज एब्सेंट। इनमें तो केवल एनस बोलेंगे, उनमें अवसारणी कहा था। ये भी एक बेसिक डिफरेंस हो गया। वहां पर कास्थि मत्स्य में अवसारणी वर्ड आता है, इनके अंदर केवल मलाशय या एनस वर्ड आता है। क्यों आता है? मैंने समझा था कि अवसारणी तब बोलते हैं जब
एलिमेंट्री कैनाल तो ओपन हो ही रही है, उसके साथ साथ उसी छिद्र में रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो भी ओपन हो जाता है। एनस के अंदर ही अगर अंड छिद्र भी खुल जाए या शुक्र छिद्र भी खुल जाए तो उसे क्लोएका या अवसारणी कहते हैं। ये कास्ती मत्स्य में था। दूसरा डिफरेंस कंप्लीट। तीसरा, इंटेस्टाइन इज लॉन्ग एंड लैक्स ए स्क्रोल वाल। याद करो, जब मैंने कास्ती मत्स्य पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि उनमें स्क्रोल वाल या स्पाइरल वाल प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? स्पाइरल वाल्व या स्क्रोल वाल्व जो है इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? अवशोषण के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो। इनके अंदर स्क्रोल वाल्व लैक्स है, मतलब एब्सेंट है। तो फिर इंटेस्टाइन के अंदर जो अवशोषण का सतह है वो बढ़ाने के लिए बोर्ड ने क्या किया? इनके इंटेस्टाइन को लंबी बना दिया। उन कास्ती मत्स्य की इंटेस्टाइन इतनी लंबी नहीं होती, इनकी इंटेस्टाइन को लंबी कर दिया ताकि ऑटोमेटिकली सरफेस एरिया बढ़ जाए। उनकी इंटेस्टाइन लंबी नहीं थी, लेकिन इसीलिए उनके अंदर क्या था? स्क्रोल वाल्व या स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट था ताकि अवशोषण का सरफेस एरिया बढ़ा सके। ठीक है, अवशोषण की सपाटी जो है वो बढ़ा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का अवशोषण हो। इनमें आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंटेस्टाइन क्या हो गई? लंबी हो गई काफी। तो इंटेस्टाइन इज लॉन्ग एंड स्क्रोल वाल्व एंड स्पाइरल वाल्व इज एब्सेंट। दोनों में अंतर समझ में आया? उनकी इंटेस्टाइन लॉन्ग नहीं थी, छोटी थी, इसलिए उनमें स्क्रोल वाल्व या स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट था इन द इंटेस्टाइन ताकि अवशोषण का जो सरफेस एरिया है, सपाटी क्षेत्र है, वो बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब कर सके। इनमें ऑलरेडी लंबी है तो अवशोषण वैसे ही हो जाएगा। स्क्रोल वाल्व की कोई आवश्यकता या स्पाइरल वाल्व की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, ये तीनों पॉइंट याद रखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में। माउथ इज वेंट्रिकल, टर्मिनल, एलिमेंट्री कैनाल, ओपन से एनस, इंटेस्टाइन इज लॉन्ग एंड लैक्स ऑफ स्क्रोल वाल्व। एलिमेंट्री कैनाल एनस में होती है, इंटेस्टाइन के अंदर स्क्रोल वाल्व या स्पाइरल वाल्व अनुपस्थित होते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा पूरा एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट बताया गया है अनुप्रस्थ काट करके कि यहाँ से ये माउथ ओपन होगा, ये यहाँ से चल रही है कंटिन्यूसली इनकी एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल जाकर खत्म हो रही है एनएस में। ठीक है, ये माउथ से कंप्लीट स्टार्ट हुई और ये चलती हुई एनएस पर खत्म। गोनाड्स की ओपनिंग अलग, यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग अलग। ठीक है, और देखिए इसमें लीवर भी होता है, स्टोमक अलग से, इंटेस्टाइन में कंटिन्यू चली रही है पिंक कलर की, तो पिंक कलर की इंटेस्टाइन कंटिन्यू चल रही है। देखो इंटेस्टाइन में ही एक गिल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, और इनके ऊपर ओपर्क्यूलम, गिल्स के ऊपर की कवरिंग जो बाहर से देखने पर हमें दिखती है, ये क्या नजर आ रहा है उसके ऊपर? वो ओपर्क्यूलम। तो ओपर्क्यूलम इनमें प्रेजेंट है, गिल्स भी मौजूद है, लीवर मौजूद है, स्टोमक मौजूद है, इंटेस्टाइन मौजूद है। ठीक है, इंटेस्टाइन कहाँ जाकर खुल रही है? एनएस में जाकर खुल रही है। ये पॉइंट याद रखिए। और ये देखिए क्लियर कट बताया हुआ है स्विम ब्लैडर, ये इसके अंदर ये अपनी हवा भर लेते हैं मुंह से, डायरेक्ट एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ है। तो मुंह से जब ये हवा भरेंगे तो वो इसमें जाकर भर जाएगी ताकि ये वहाँ पर तैर सके। ठीक है, स्विम ब्लैडर क्लियरली बताया हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं।